गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल मैथसेबल में स्वागत है। बताना चाहूँगा कि बीच में कुछ व्यस्तता की वजह से हम अपने चैनल पर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, लेकिन फिर से हम लोग अपने चैनल पर आ चुके हैं और याद दिलाना चाहूँगा कि पीछे के दिन में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के टॉपिक 1 और टॉपिक 2 दो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, जिसमें कि टॉपिक 1 में आपका डिस्टेंस फार्मूला था, जो पहला फार्मूला टॉपिक बना था, और उससे कोरिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड था, जिसको हम लोगों ने टॉपिक 2 में रखा था। अब आज हम लोग टॉपिक 3 बनाए हैं, जिसमें कि सेक्शन फार्मूला हम लोग जानेंगे, और सेक्शन फार्मूला के साथ ही साथ मिड पॉइंट थ्योरम, जिसको कह लीजिए, या मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि बहुत नज़दीक है इस वाले कॉन्सेप्ट से, उसको भी लास्ट में हम लोग जान लेंगे। तो फिर बिन समय गंवाए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। सेक्शन फार्मूला पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये इसको हिंदी में विभाजन सूत्र बोलते हैं, और सेक्शन पॉइंट, चूँकि जब से ही क्लास 10th में ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री में जो ज्योमेट्री विथ ज्योमेट्री बॉक्स जो कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, उसमें सेक्शन हमको देखने को मिलता है, बिकॉज हम उसमें बताते हैं कि सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, इन सेक्शन, और एक होता है दूसरा एक्स सेक्शन। तो जो चीज़ हम यहाँ थ्योरी में पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज़ वहाँ हम ज्योमेट्री बॉक्स से प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ भी वही दो सेक्शन हम जानेंगे, इन सेक्शन और एक्स सेक्शन। बट पहले जानते हैं कि अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के संदर्भ में इस सेक्शन का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बात और भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चों को ये पसंद ना आए, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट से बहुत दूर में रहने की आदत सी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप मैट्रिक्स से एबव की तरफ जाएंगे, ये बार बार मैं बताता हूँ, उस वक्त सारे के सारे मैथमेटिक्स का टूल कॉन्सेप्चुअल होता चला जाता है। इसलिए कि बेहतर होगा कि आज हम अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट के नज़दीक रखें, देन जा करके अपने क्वेश्चन को हम करें। अब आते हैं अपने सेक्शन फार्मूला पर। तो सेक्शन में मैं बताना चाहूँगा कि पहले फर्स्ट टाइम हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी। पहले ये बता दूं कि ये कार्टेशियन प्लेन है, एक कार्तीय तल। बहुत पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत सारी बातें रख दी थी जो इंट्रोडक्शन से कोरिलेट थी। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैं एक डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम का नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। ये डायग्राम जिस प्लेन पर बना हुआ है, जिस तल पर बना है, वो तल कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन कहा जाता है। अब कार्टेशियन प्लेन में हमने क्या रखा है, तो मैं बता दूं कि इस कार्तीय तल में ये पहले ये जो लाइन दिख रही है वर्टिकल, जो कि वाई एक्सिस को दिखा रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है समतल यानी कि तल के पैरेलल, वो एक्स एक्सिस हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्टेड करती है वो ओरिजिन पॉइंट होता है, जैसा कि पहले से आप जान रहे हैं। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मेन मेरी टॉपिक ये एबी लाइन है, लाइन एबी, जिसमें कैपिटल ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 और कैपिटल बी की कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इस एबी लाइन के बीच में एक पॉइंट P मैंने रखा है, जिसको कि सेक्शन पॉइंट कह रहा हूं, और वो सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां xy से निर्देशित की गई है। और एक और साथ साथ मैं बात बता दूं कि ये सेक्शन पॉइंट P इस एबी लाइन को m/n यानी m/n के रूप में डिवीजन कर रहा है। अब इसमें P पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमसे मांगी जा रही है, तो मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये जो x1 y1 है, व्हाट मींस दिस x1 y1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस x1 y1 का मतलब होता है सर, ओरिजिन से x एक्सिस पर राइट साइड में x1 की डिस्टेंस कवर करती है, और इस y1 का मतलब हुआ कि ये पॉइंट कैपिटल A ओरिजिन पॉइंट से y एक्सिस पर अपवर्ड की डायरेक्शन में y1 डिस्टेंस चलती है। अब जाकर के ये जो x1 और y1 जो आपने प्रेजेंट करी, वो ये मीनिंग कंफर्म कर रही है कि x1 y1 है क्या। अब हम ठीक इसी प्रकार सिमिलरली हम आगे बढ़ेंगे, फिर p की कोऑर्डिनेट जो x और y है, उसको भी मैं जस्ट लाइक सेम प्लॉटिंग करेंगे हम, क्योंकि हम क्लास 9th में प्लॉट किए थे। अब उसमें जो है कि इस लाइन से अगर हम x एक्सिस पर राइट साइड में अगर x डिस्टेंस चलते हैं, और y एक्सिस पर अपवर्ड की दिशा में अगर y डिस्टेंस चलते हैं,
तो ये जो x और ये जो y मैंने बना रखी, वो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्स वाई ऑफ द कोऑर्डिनेट p, यानी p की कोऑर्डिनेट पॉइंट का हुआ। अब ठीक सिमिलरली आप समझ चुके होंगे कि कैपिटल V x2 y2 को हमने x एक्सिस पर दाहिने दिशा में x2 दूरी और y एक्सिस पर अपवर्ड की दिशा में y2 दूरी कवर करी है। ये हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो डायग्राम है वो इस AB लाइन का एक तरह से प्लॉटिंग है कार्टेशियन प्लेन पर। इसमें अपने तरफ से हमने क्या करी है कि इसमें A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे AM, और यहां जो P से मैंने PN जो लाइन रखी है वो एक परपेंडिकुलर लाइन हुई PN। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये डायग्राम फुलफिल हो चुका, कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जरा गौर से ध्यान देने वाली बात है, आप समझ भी चुके होंगे, अगर इस डायग्राम में मेनली अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि प्रथम दृष्टि आपको क्या दिखाई देती है, तो वो बच्चा फटाक से पहला जवाब उसका होगा कि सर दो ट्रायंगल बना हुआ इसमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ओके, दो ट्रायंगल में मैं बताना चाहूंगा, सही बोला बच्चा, कि वो ट्रायंगल नजर आ रहा है इसमें। इस ट्रायंगल में APM है और PBN है। ये मैं बताना चाहूंगा कि AP और PB की एक्चुअल लेंथ नहीं दिखाई गई है, वो P का सेक्शन रेशियो है, वो M/N। अब इसमें दूसरी जो साइड है AM, उसकी लेंथ नहीं पता, PN इसकी भी लेंथ नहीं पता, और इसकी BN और इसकी PM भी नहीं पता। तो इस स्थिति में मैं बताना चाहूंगा कि अगर AM को देखा जाए तो AM QR के इक्वल है, और QR की दूरी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पूरी x है, यहां से कंप्लीट O से लेके R तक x है, और O से लेके Q तक x1 है। वो मैंने यहां लिख रखा है, AM इक्वल टू QR है, यानी ये AM लेंथ QR की इक्वल है, और QR को फाइंड करने के लिए हम OR में से OQ को माइनस करी है, यानी x माइनस x1। क्लियर? अब उसके बाद हम PN पर आते हैं। PN कौन है सर? तो दूसरी वाली ट्रायंगल का बेस वाली साइड। अब PN को भी जस्ट लाइक सेम आप देख पा रहे होंगे, PN से सीधे नीचे आ जाइए, RS के इक्वल है। और ये RS की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो RS के लिए हम O से लेके S तक की जो डिस्टेंस है x2, उसमें से O से लेकर R तक की डिस्टेंस x को मैं माइनस कर दूंगा, x2 माइनस x। आप देख पा रहे होंगे PN इक्वल टू RS, और ये RS इक्वल टू OS माइनस OR इज इक्वल टू x2 माइनस x। यानी x एक्सिस के पैरेलल जो दो साइड है दोनों ट्रायंगल की, उसकी मैंने मेजर कंफर्म कर ली। अब बारी आती है y एक्सिस के अनुदिश जो दो साइड है, एक पहली ट्रायंगल की PM और दूसरी ट्रायंगल की BN, उसकी लेंथ हम पता करने चलते हैं। ये PM को मैं बताना चाहूंगा कि इस PM को पता करने के लिए P से लेकर R तक PR की डिस्टेंस में से, यानी टोटल Y है ये, इस Y के डिस्टेंस में से जरा गौर से देखिए, A से लेके Q तक यही वाली डिस्टेंस M से लेके R तक के इक्वल है। यानी Y में से यदि Y1 को मैं माइनस करता हूं तो हमारा PM कंफर्म हो जाएगा। अब लास्ट साइड बचती है दूसरे वाले ट्रायंगल की दूसरी साइड BN। उस BN को पता करने के लिए गौर से देखिए, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस Y2 नोट की गई है, और इसमें से जस्ट इसके बगल P से लेकर R तक की दूरी N से लेकर S तक की दूरी की इक्वल है। यानी कि समझ चुके होंगे कि Y2 में से यदि Y को मैं माइनस कर दूं तो फिर मेरा BN क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन जानना आवश्यक है। पहले तो एक बच्चे के अंदर हम ये नेचर डाल पाए कि वो कॉन्सेप्ट की तरफ अपना झुकाव बनाए रखे। किसी भी चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी काम करने अगर अपने लाइफ में जाते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक थीम होती है, और ये चीज उस बच्चे के अंदर डेवलप कहां से होगी? वो मैथ सिखाएगा, साइंस सिखाएगा, अन्य अन्य सब्जेक्ट्स सिखाएंगे। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक और ध्यान से इसको देखेंगे। हमने वो दोनों ट्रायंगल जिसकी मैंने नाम रखी, उस दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड का लगभग जो लोकेशन है वो मैंने ट्रेस कर लिया। अब जरा गौर से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर भी हैं। ये कैसे सिमिलर है ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो 90 डिग्री है, यहां पर भी 90 डिग्री है, यानी कि दोनों त्रिभुज के एक एक कोण आपस में बराबर हो गए। और जरा गौर से देखिए तो ये जो AM लाइन दिख रही है AM, और उसके ऊपर में एक लाइन दिख रही है PN, इस AM और PN को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और वो ट्रांसवर्सल लाइन में ये जो एंगल देख रहे हैं, ये जो एंगल,
ये जो एंगल देख रहे हैं और ये एंगल वो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंगली इक्वल हो जाएंगे। मैंने थोड़ा अलग काट करके फिगर काट करके दिखाने की कोशिश की। मैं जिसको मार्क कर रहा हूं अपने फिगर में, ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, जिसको हिंदी में बच्चे संगत कोण बोलते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आप जरा गौर से सोचिए कि किसी भी दो ट्रायंगल का अगर कोई दो एंगल व्यक्तिगत रूप से पर्सनली इक्वल हैं, तो फिर तीसरा एंगल को इक्वल कहने की जरूरत नहीं होती, वो दोनों इक्वल स्वतः हो जाते हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे वजह है, किसी भी प्रकार का बड़ा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, मंझला ट्रायंगल, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल ले लो, उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यही रीजन है थर्ड वाले दोनों ट्रायंगल का एंगल का स्वतः इक्वल हो जाना। इस प्रकार आपने सफल रहा इस दोनों ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल को प्रत्येक एंगल से इक्वल कहने में। इसका मतलब आप 10th में जब ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज, तो उसमें सिमिलरिटी का एक प्रोग्राम आता है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता। उसमें पहला थ्योरम काम करता है ट्रिपल ए। को हिंदी में बच्चे बोलते हैं इसको। जब दोनों त्रिभुज के कोई तीनों कोण व्यक्तिगत रूप से तीनों कोण इक्वल हो जाते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप बोले जाते हैं, सिमिलर जिसको बोलते हैं। यही मेरी इनिशिएटिव पॉइंट है। यहां पर आ जाएंगे हम। यहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये मैंने पहले लिख रखा है कि एपीएम बीपीएन के सिमिलर है। वो मैंने रीजन दे दिया बाई ट्रिपल ए। क्यों सर, आपने जितना डिस्कस करी उसको लिखा नहीं, मैं इसको शॉर्ट से शॉर्ट बनाना चाहा ताकि बच्चे इसको इजिली वे में ले सके शॉर्ट, क्योंकि उसका जिक्र करने की यहां आवश्यकता है नहीं, वो बच्चा समझ रहा है वहां पर, क्योंकि ये मूल रूप से ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो फिर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इस स्थिति में क्या होती है, तो उन दोनों ट्रायंगल के प्रत्येक साइड सेम रेशियोज में आ जाती हैं, यानी समान अनुपात हो जाता है। इट मीन्स कहने का मतलब कि इसकी एम अपॉन पी एन इक्वल टू पी एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, जो कि मैंने लिख रखा ए पी अपॉन पी बी। अब ए एम की डिस्टेंस कितनी है, तो वो हमने यहां निकाल रखा है। ए एम की वैल्यू x माइनस x1 देखा आपने, मैंने रखा। पी एन की भी वैल्यू मैंने निकाल रखा x2 माइनस x, जो कि मैंने यहां रख लिया। जस्ट लाइक सेम पी एम अपॉन बी एन की भी वैल्यू हमने पहले से कंफर्म करी है। पी एम की y माइनस y1 रखा है और बी एन की वैल्यू y2 माइनस y, तो यहां मैंने रखा है। ये दोनों मान को जब यहां मैंने रख लिया तो एपी अपॉन पीबी की बात आती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एपी और पीबी की एक्चुअल लेंथ नहीं रखी गई है, उसकी रेशियोज वैल्यू रखी गई है m अपॉन n। इस तरीके से हमने दोनों त्रिभुज को समरूप पहले कर लिया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर। आफ्टर सिमिलर उनकी साइड रेशियो में आ गई, आफ्टर साइड रेशियो उनकी वैल्यूज को मैंने रख लिया। इस तरीके से कुल मिलाकर के हमने 3 रिलेशंस क्रिएट करी, 1, 2 और 3। ये तीनों रिलेशन ही हमें उस फार्मूले तक पहुंचाएंगे जो फार्मूला हमें पता करनी है, जो अक्सर बच्चे फार्मूला याद रखते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और जैसा कि y देख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से 1 और 3 पहले हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे एक साथ। जैसा कि हमने लिखा बाई 1 एंड 3 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m बाई n। अब यहां से सिंपल एक मैं कैलकुलेशन करा है, जो कि बच्चे नर्सरी से अब तक करते आ रहे हैं। ये कैलकुलेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करी गई है, यानी x माइनस x1 इंटू n एंड हियर x2 माइनस x इंटू m। उसके बाद इस n को अंदर मल्टीप्लाई करके nx माइनस nx1 और m की अंदर मल्टीप्लाई करके mx2 माइनस mx प्राप्त कर लिया। उसके बाद आप गौर से देखिएगा तो इसमें x वाले जो टर्म हैं वो दोनों साइड में है। मैंने क्या किया कि nx तो इधर ही रहने दिया, mx जो निगेटिव था उसको मैं इस साइड लेके आ गया। अब मिल गया मुझे mx प्लस nx, और उधर में mx2 था, इधर से माइनस nx1 को उठा के लेके चला गया तो mx2 प्लस nx1 बन गया। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि x मैं यहां कॉमन लूंगा। आफ्टर कॉमन ब्रैकेट में आया m प्लस n, इधर तो ज्यों का त्यों रह गया। देन आफ्टर x इक्वल टू, जब इसको इक्वेट करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई का साइन है। कैसा है यहां पर रिलेशन, तो सर मल्टीप्लाई का। अगर इक्वेटिंग करते हैं तो वो अपॉन में चला जाता है, यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहां से लेकर के यहां तक ये बच्चे कैलकुलेशन है, इससे हड़बड़ाने की बात नहीं है।
मेन इसका मैटर था यहां दो ट्रायंगल का सिमिलर होना, दो ट्रायंगल का सिमिलर होना। ठीक इसी प्रकार हम 2 और 3 को कनेक्ट करेंगे, जैसा कि हम दिखा पा रहे हैं। by 2 and the 3 just like this y minus y1 upon y2 minus y and the equal to m by n। यहां भी सिमिलर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, m का मल्टीप्लाई y2 माइनस y में देख पा रहे हैं और n की मल्टीप्लाई y माइनस y1 में देख पा रहे हैं। देन आफ्टर n का अंदर मल्टीप्लाई, m का अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्राप्त करी और y को एक साइड कर लिया, my और ny, इसमें y को कॉमन कर ली, m प्लस n इन द ब्रैकेट हो गया और इधर तो my2 प्लस ny ज्यों का त्यों आ जाएगा। देन आफ्टर फिर हम m प्लस n को इक्वेट करेंगे तो यहां पर y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n मिल जाता है। इस तरीके से उस सेक्शन पॉइंट, जिस सेक्शन पॉइंट हमारे पूरी टॉपिक का एक सेंटर था, उस p के कोऑर्डिनेट x और y का मान निकालने में हम लोगों ने सफल रहा, जिसमें कि x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जैसा कि हम एक छोटा सा समरी मैंने यहां लिखा था कि हमको दिया क्या गया है हमारे टॉपिक में, तो a पॉइंट की कोऑर्डिनेट, b की कोऑर्डिनेट और p की कोऑर्डिनेट दी गई थी और एक रेशियो दिया गया था m:n। इसी के आधार पर हमें सेक्शन पॉइंट p की कोऑर्डिनेट xy की वैल्यू यूं निकालनी थी, जो कि हमने निकाल पाया। इस तरीके से जब कभी भी किसी बच्चे को किसी लाइन, जैसे कि हमने अपने में लाइन रखा था AB, इस AB के जगह कोई और भी लाइन हो सकती है, सपोज दैट PQ, RS, जिसमें कि कोई भी अगर पॉइंट सेक्शन में आता है और उस सेक्शन की अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट की कोऑर्डिनेट गेटअप करनी होगी तो वो यही फार्मूला काम करता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब प्रश्न बनता है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अपने अगले की टॉपिक रखेंगे, क्योंकि अभी तत्काल हमने जो आपको बताया उसमें मात्र एक ही टॉपिक थी, सेक्शन फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं, जिससे बच्चे बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं, ये सोच करके कि एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट न जानने का मतलब जड़ आपने तो जाना ही नहीं, आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ी सी कटु है बट सत्य है, आप जरूर इसके नजदीक रहें और जानने का प्रयास करें, क्योंकि इससे बच्चे की मैथमेटिक्स और ज्यादा वेटफुल होती है, भारी होता है। बाकी हम अगले अपने वीडियोस में इससे कोरिलेटेड और भी कोई टॉपिक बनाएंगे, क्वेश्चन देंगे। लेकिन एक मैं बात बताना चाहूंगा कि इसके जस्ट बाद एक टॉपिक मेरा है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट जो कि जस्ट इसके नियर है, वो चीज मैं रखना चाहूंगा यहां पर। यहां पर मैं रख देता हूं उस चीज को, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अगर भी कोई लाइन AB, जिसका कि कोऑर्डिनेट आप पूर्व में जान चुके हैं ऊपर के फिगर में x1 y1, और ये अगर x2 y2 है, इसमें कोई P पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया मिड पॉइंट, यानी मध्य बिंदु, हिंदी में बोलते हैं इसको मिड पॉइंट। स्वाभाविक है किसी भी लाइन का मिड पॉइंट का रेशियो क्या होता है, अकॉर्डिंगली जिसका भी मिड पॉइंट हो, जैसे कि मान लीजिए कि AB लाइन हो गई, उसका कोई मिड पॉइंट हो गया, तो स्वाभाविक है, सपोज एक कल्पना करिए, इमेजिन करिए कि कोई लाइन अगर 8 सेंटीमीटर की है और उसके मिड में कोई पॉइंट है तो 4-4 सेंटीमीटर का होगा। अगर उन 4-4 सेंटीमीटर का रेशियोज में निकाल लूँ 4/4 करके, तो उसका कट करके क्या डिविजिबल होकर के आएगा, 1:1। सपोज इसको छोड़िए, अगर मान लीजिए कि 9 सेंटीमीटर का कोई मेजर लेंथ ले लिए हम, कोई लाइन, और उसके अगर मिड में कोई पॉइंट अगर पुटअप करते हैं तो वो मिड पॉइंट उस दोनों लाइन को 4.5 सेंटीमीटर की डिवीजन करेगा। अगर इस 4.5 का अगर मैं रेशियोज निकालूं तो 4.5 अपॉन 4.5 दैट इज आल्सो 1/1। मींस कहने का मतलब कि किसी भी लाइन का मिड पॉइंट जो होता है वो रेशियोज 1:1 ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने m:n यहां पर डाल रखा था, उस m की भी वैल्यू 1 ही है और n की भी वैल्यू 1 ही है। एक्चुअली m:n की वैल्यू वहां 1:1 ही हो गई। अगर ये 1:1 हम अपने सेक्शन फार्मूले में पुट कर दें m:n का मान,
तो फिर यहां पर x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n में अगर मैं आगे वैल्यूज पुट कर दूं तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1। इट मीन्स पता क्या आया, x1 प्लस x2 बाई 2। अब हम अगर y का जस्ट लाइक सेम वैल्यू निकालूं तो my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n, हियर 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान m प्लस n। इट मीन्स इसका रिजल्ट आ गया y1 प्लस y2 बाई 2। इसका मतलब कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला मिल गया आपको x1 प्लस x2 बाई 2 और दूसरा हो गया y1 प्लस y2 बाई 2। ये रहा आपका मिड पॉइंट P की कोऑर्डिनेट। मैं दूसरे वीडियोज में न डाल करके इसी वीडियो से इसको कनेक्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि इस वाले टॉपिक का सेक्शन फार्मूले से बहुत नजदीक रिलेशन था, इसलिए मैंने इसी में डालने की कोशिश किया। इसमें बस अगर कुछ सीरियसली देखने वाली बात थी तो वो m/n की वैल्यू थी, जो कि मैं बताया आपको कि मिड पॉइंट का m/n की वैल्यू कैसे एक्चुअली 1:1 ले लिया गया, वो मैंने बताने का प्रयास किया। इस तरीके से आज का हमारा सेक्शन फार्मूला यहीं समाप्त होता है। एक बात तो जरूर मैं कहूँगा कि आपको यदि मेरी ये बात अच्छी लगी, पसंद आया, तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें। कोई अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट के द्वारा जरूर दें, हम रिप्लाई अवश्य करेंगे। थैंक्स, गुड नाइट।